तो चलते हैं, पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। यस करेक्ट। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और अच्छे से लिखा हुआ भी है। आप अपनी परिभाषा को बदल सकते हैं क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है और हम लोग 9th से स्टार्ट कर चुके होते हैं करंट। तो वहाँ 9th क्लास में जब हम लोग रहते हैं उसी समय हमारे टीचर्स हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताया करते हैं। तो फिलहाल हम लोग पहले बोर्ड पे जाएं, पहले समझें, उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स को पढ़ के सुना दूंगा। चलिए, तो पहले करंट किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें हम लोग समय नहीं देंगे, लेकिन हाँ काफी हद तक थोड़ा सा समय दे देना चाहिए कि हमें टॉपिक दे दिया है। कोई पूछ दे करंट किसे कहते हैं, करंट क्या है, धारा किसे कहते हैं, सिर्फ अगर करंट बोलता है तो आप लोगों को एक आंसर देना चाहिए, फ्लो ऑफ एनीथिंग। फ्लो ऑफ, हाँ ये शब्द आप लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ एनीथिंग। फ्लो ऑफ एनीथिंग क्या लिखना? फ्लो ऑफ एनीथिंग क्या बोलते हैं उसको? करंट। फ्लो ऑफ एनीथिंग। लेकिन क्योंकि करंट का इस्तेमाल, करंट शब्द का इस्तेमाल हम लोग घरों में बिजली के लिए करते हैं, ठीक है, इसीलिए करंट जब कोई बोलता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला इमेज या पहली बात हमारे घरों में चल रही बिजली के लिए ही आता है, ठीक। लेकिन नॉर्मली अगर करंट शब्द का उपयोग, ठीक है, अगर हम सिर्फ करंट बोलें तो इसका हिंदी होता है धारा। क्या होता है? यस, ठीक है, धारा। लेकिन हम लोग इन शब्दों को, इस धारा शब्द का उपयोग घरों में बिजली के लिए कर लेते हैं। चलो ठीक है, उसी के लिए करंट बोलते हैं, करंट मार देगा, एग्जैक्टली यही शब्द का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल, ठीक है, बहुत जगहों पे होता है। जैसे मैं अभी समुद्र के किनारे खड़ा हूं, ठीक है, या नदी के किनारे खड़ा हूं, तो आप बोलेंगे नदी की धारा बह रही है। अरे हाँ जी, यस, तो वहां आप नदी की धारा का उपयोग करेंगे। पानी की धारा, सॉरी, हाँ सॉरी, पानी की धारा, नदी में पानी की धारा बह रही है, ठीक, दूध की धारा बह रही है। तो इस तरीके से आप जो है किसी चीज को बहते हुए देखते हैं तो उसको अंग्रेजी में करंट नाम दे देते हैं। तो करंट एक का डेफिनेशन हुआ फ्लो ऑफ एनीथिंग। लेकिन अगर एग्जाम में लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं देगा। कारण क्योंकि वो जान रहा है कि आप ट्रिपल ई का टेस्ट देने वाले हैं। किसका? ट्रिपल ई का। अब ट्रिपल ई का टेस्ट देने वाले हैं तो ट्रिपल ई में हम एनीथिंग तो फ्लो कराएंगे नहीं। हाँ, ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन को ही फ्लो कराएंगे, इसीलिए आपको डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का देना होगा फिलहाल, ठीक है। करंट में ढेर सारी बातें आएंगी। फ्लो ऑफ, देखो, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, पानी बहेगा, इसे हम लोग वाटर करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाटर करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे? वाटर करंट। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ, ठीक है, फ्लो ऑफ मिल्क। मान लो मिल्क फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मिल्क करंट। क्या नाम देंगे? मिल्क करंट। यस करेक्ट। और इसी तरीके से अगर मेरे पास आ जाए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बहाव कर दे, तब नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम देंगे? यस। और चैप्टर भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। ये डेफिनेशन हुआ। यानी अब आप डेफिनेशन को बदल सकते हैं। डेफिनेशन क्या बदलेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करते हैं, ये रिफाइन करके थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जैसे सर करंट क्या हुआ? करंट, तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट की दुनिया में जाते हैं। कहाँ करंट फ्लो करता है पहले ये समझते हैं। क्या तो इंसुलेटिंग बॉडी में करंट फ्लो करता है? नहीं। क्या कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है? यस। तो हुआ कि कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। चलो ठीक, तो कंडक्टिंग बॉडी कोई भी मेटल हो सकता है। क्या बोले? कोई भी? यस, मेटल हो सकता है, सही बात है। और ये भी पता है हमें, बढ़ चुके हैं कि कंडक्टर में ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अरे मुक्त इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी में अगर इसको बोलें तो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? यस, फ्री इलेक्ट्रॉन। यस, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होने का काम करता है। अब है सर, इसे हम डिफाइन कैसे करें करंट को? चलिए मान लेते हैं कि इसमें हम एनर्जी देंगे, बैटरी देंगे तो करंट उत्पन्न होगा। बिना बैटरी दिए तो करंट उत्पन्न होगा नहीं। तो करंट कहेंगे किसे? कैसे हम इसको मतलब, ठीक है, डिफाइन करें? तो हम गए बाजार, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए तुमको एक एग्जाम्पल ले रहे। बाजार गए हम, दुकान में आलू खरीदना था। दुकान वाले को बोले हमें आलू दे दो। आलू दे दिया प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। वो हमसे पैसे मांगा, हम पैसे भी दे दिए, लेकिन बाद में समझ में नहीं आया, ठीक है। इतना आलू हाथ में दिया, उसका 100 रुपया ले लिया। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली आलू तो खरीद लिए, लेकिन आलू का दाम 100 रुपया हुआ
तो कैसे आलू दिया हमें समझना था, आलू को डिफाइन करना था, आलू के रेट को डिफाइन करना था। उसी तरीके से धारा को डिफाइन करना है। जब आप बैटरी देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा ही, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ही, क्योंकि बैटरी के पास एनर्जी होती है और यह एनर्जी इसे प्रेशर देता है। आगे चल के इसे हम लोग ईएमएफ के नाम से भी पढ़ेंगे। किसके नाम से पढ़ेंगे? यस, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल बताएंगे कि ईएमएफ होता क्या। फिलहाल जान लीजिए बैटरी के पास एनर्जी होता है और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, जिससे इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करता है। और अभी पढ़े फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो भी करंट, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो भी करंट, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो भी करंट। लेकिन इसे हम लोग गणितीय तरीके से कैसे परिभाषित करेंगे? तो अब इसका परिभाषा होता है, ठीक है, जितने चार्ज फ्लो करेंगे, जितने चार्ज फ्लो करेंगे यूनिट टाइम में, कितने टाइम में? जितने चार्ज फ्लो करेंगे कितने टाइम में? यूनिट टाइम में। अब फ्लो ऑफ यहां पर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तब हुआ कि जैसे हम आलू खरीदने गए थे, आलू की कहानी अधूरी रह गई, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो बोला कि 50 रुपए पर केजी, एग्जैक्टली इस तरह का वो पर केजी पे डिफाइन कर रहा है। जैसे अभी टमाटर 200 रुपए हो गया है, 150 रुपए, तो दुकान वाला केजी पे नहीं बोलता है, 20 रुपए पौवा, एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही बोलता है ना। हाँ, तो वो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए पर का यूज कर रहा है। पर मतलब, ठीक है, यूनिट, किसी यूनिट को लेके चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा है, तभी वो हम उसको बता पाते हैं या उसको पैसा दे पाते हैं। इस यहाँ भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों की संख्या में इसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी की एनर्जी पे फ्लो कर रहा है। कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? तो इसको कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट या समय के आधार पे अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो करंट को अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। तब इसी में चार्ज को अगर हम लोग इसको क्यू मान लेते हैं, इसमें ढेर सारे चार्ज हैं, और यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब यूनिट सेकंड हो सकता है, यूनिट मिनट हो सकता है। ऐसे ऐसा यूनिट सेकंड होता है इसलिए सेकंड लेके चलते हैं, अगर मेरा कोई दूसरा यूनिट होता है तो दूसरा लेके चलते हैं। तो इसी को कहते हैं, ठीक है, जो करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये हम लोग एक अच्छा सा डिफाइन कर सकते हैं और यही डेफिनेशन यूज किया जा रहा है अभी तक। अगर यही चीज थोड़ा सा अगर आईआईटी जेई लेवल में होते तो इसी को हम लोग लिखते आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखते? डी क्यू बाई डी टी। हाँ, क्यू यहाँ चार्ज देते जो कि अलग अलग समय पे अलग अलग फॉर्म करता, डी क्यू बाई डी टी हो जाता। तो लेकिन हमें डी क्यू बाई डी टी पे नहीं जाना है, हमें क्यू बाई टी से काम चला लेना है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ करंट स्टडी करना है या इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज पे बात कर रहे थे, करंट पे बात करें तो अब डेफिनेशन आसान हो गया। अगर मैं किसी भी कंडक्टर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज क्यू मान लेता हूं और मैं एक समय, यूनिट समय कैलकुलेट कर लेता हूं, यूनिट सेकंड ले लेता हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि किसी भी बैटरी के द्वारा, ईएमएफ के द्वारा इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जा रहा है, लेकिन यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कराया जाएगा, क्या बोले? यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कराया जाएगा, इसी को धारा कहेंगे। आज के बाद किसी भी वस्तु का धारा, यानी किसी भी कंडक्टर में धारा कैलकुलेट करना होगा, हम उसको बोलेंगे, देखो घड़ी में समय नोट करो 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन पार किया, जितना इलेक्ट्रॉन, वो उसका करंट हो जाएगा, उसका धारा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन का पास करना धारा कहलाता है। अब आते हैं हम लोग नोट्स पे। नोट्स पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला डेफिनेशन क्या? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन आप यूज कर सकते हैं, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय, सॉरी, लेट क्यू बी द चार्ज, मान लिया क्यू को चार्ज मान लेते हैं, एंड ठीक है यूनिट टाइम टी मान लेते हैं, देन हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बराबर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब आई बराबर क्यू बाई टी। आइए बढ़ते हैं आगे। ये सब पढ़े हुए हैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा निकाल रहे हैं, आराम से चलेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एंड या इसी को देखो, इसका यूनिट था कूलाम और इसका यूनिट है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। यस करेक्ट, कूलाम पर सेकंड। यहां तक पहला हो गया आपका करंट का डेफिनेशन। इसी करंट में अगर हम बात करें तो मैं एक टॉपिक छोड़ रहा हूं, नहीं जानते हैं आप उसको, एसी करंट और डीसी करंट। क्या क्या? एसी करंट और डीसी करंट। ध्यान रखेंगे कौन कौन करंट बोल रहा हूं। एसी करंट ये अपने से लिखेंगे आप, एसी करंट मैं नहीं लिख रहा हूं, और बोलिए कहां है, तो अगर आप ट्रिपल ई पढ़ रहे हैं तो वहां मिलेगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। एसी करंट कहीं ना कहीं मिलेगा पढ़ने को, एक अगले यूनिट में मिलेगा, कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है। और डीसी करंट, एसी करंट और डीसी करंट, एसी करंट और डीसी करंट, इसको अपने से कॉपी में खुद से लिखना है, ठीक है, अपने से लिखना है, लिख दिया मैंने, अपने से लिख लेना है, ठीक है, अपने से कॉपी में लिख लेना है।
और दूसरे जगह से आप उसको कॉपी कर सकते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। चलिए, तो यहां पर मैंने करंट को डिफाइन किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है रेसिस्टेंस। पहले रेसिस्टेंस पे बात कर लें, ठीक है। चलिए रेसिस्टेंस पे आते हैं। क्या है रेसिस्टेंस? जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, कि हम लोग के पास एक कंडक्टर है, आप ही ने कहा, हम बोले एकदम कहे, और इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम बोले एकदम होता है, ठीक है। तो क्या सभी में इलेक्ट्रॉन बराबर फ्लो करता है यूनिट समय में? इलेक्ट्रॉन बराबर मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन एक जैसा फ्लो करता है, ठीक है। तो पता चला कि नहीं सर, सभी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का तरीका अलग अलग है। बाद में फिर सोचने लगे ऐसा क्यों सर, क्यों अलग अलग है? तब पता चला कि जैसे सभी क्लासरूम की बनावट अलग अलग होती है। अपने क्लासरूम को कंडक्टर मान लो, जैसे तुम लोग यहाँ बैठे हो वैसे वहां बैठा है, चाहे बगल वाले रूम में बैठे हैं। अगर बगल वाले रूम में जाइएगा, स्टूडेंट की संख्या कम है और बहुत ही अच्छे सज के बैठे हैं, बहुत अच्छे से। अब मैं, ठीक है, अंदर घुसूंगा और बोलूंगा चलो जी अपना चलना शुरू करो, या इधर निकलना शुरू करो, या दौड़ना शुरू करो, तो लोग बहुत अच्छे से चलेंगे, आपस में टकराव कम उत्पन्न करेंगे। टकराव का मतलब होता है कॉलिजन। कॉलिजन को अंग्रेजी में रेसिस्ट बोलते हैं, इसका मतलब टकराव कम। लेकिन अगर अगर बेतरतीब तरीके से तुम लोग बैठे रहो, मान लो कि उधर 4 गो बैठा है, इधर 3 गो, उधर 2 गो, बीच वाला खाली पोर्शन, इधर 10 गो, ऐसे करके बहुत सारे जैसे तैसे बैठे हो। अचानक भारती सर क्लास में एंटर करते हैं, ऐसे ईएमएफ बैटरी समझ लो भारती सर को, तो तुम लोग क्या करते हो? अपनी अपनी जगह पर भागना शुरू करते हो, तो वो उससे टकराता, उससे टकराता, उससे टकराता है। ये एग्जैक्टली रेसिस्टेंस कहां से आया? रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर में आया कहां से? क्योंकि हर एक तत्व का, हर एक धातु का अंदर में इलेक्ट्रॉन की सजावट, क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की, यस, अलग अलग होती है। और इसी इलेक्ट्रॉन के अलग अलग सजावट होने के कारण, ठीक है, जब इनमें बैटरी दी जाती है तो आपस में टकराव उत्पन्न करते हैं, आपस में टकराव उत्पन्न करते हैं, और यही रेसिस्टेंस उत्पन्न होने का कारण है। कभी किसी भी बॉडी में रेसिस्टेंस होगा ही। कोई कहेगा दुनिया में कोई ऐसा तत्व बताओ, बनाओ या बताओ जिसका रेसिस्टेंस नहीं होता है, तो बोलिएगा नहीं, दुनिया में कोई ऐसा तत्व अभी तक नहीं है, ठीक। और वैसे तत्व का नाम कहलाता है सुपर कंडक्टर। क्या कहलाता है? यस, क्या कहलाता है? यस, कंडक्टर नहीं, कंडक्टर नहीं, क्या? यस, सुपर कंडक्टर। क्या बोला मैंने? सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर इस दुनिया में है ही नहीं, बनाया जाता है सुपर कंडक्टर। यस, सुपर कंडक्टर बनाया जाता है नहीं। चलिए, तो फिलहाल कंडक्टर पे बात कर रहे हैं, अब रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं कंडक्टर के अंदर। तो इसके अंदर सजावट, तो देखिए चांदी के बारे में बात करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे चांदी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत, उसका कारण है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक के पीछे एक के पीछे एक सजे रहते हैं। जब भी इनको फ्लो कराया जाता है तो आपस में टकराव कम उत्पन्न करते हैं, इसकी वजह से करंट ज्यादा फ्लो करता है। अरे हाँ जी, तो सारा कुछ अंदर की सजावट, अंदर की बनावट पे निर्भर करता है, और इसी से रेसिस्टेंस एक शब्द आता है। कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज, नया शब्द है, अपोज, विरोध करना। सुनिए, रोकना नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट अपोज की जगह स्टॉप लिख देते हैं। स्टॉप और अपोज में अंतर है। अपोज का मतलब विरोध करना। यदि आप उधर से हवा चल रही है और आप उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे हवा आपको रोक रहा है, ठीक है, हवा आपको अपोज कर रहा है, आपकी गति को धीमा कर रहा है। और स्टॉप का मतलब होता है वहीं पर रोक देना, ठीक है। स्टॉप शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? अपोज। अपोज दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मैं अपना ताकत लगा के जाऊं, ठीक है, और तुम भी अपना ताकत लगाओ, और मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तुम्हारा ताकत अगर बड़ा हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन मेरा ताकत अगर बड़ा है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तो मैं फ्लो करूंगा। हाँ, तुम्हारे रुकावट के कारण मैं थोड़ा धीरे फ्लो करूंगा, लेकिन फ्लो करूंगा। यस, इट इज रेसिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर, ये आर से डिनोट किया जाता है। आगे चल के ओम्स लॉ के रूप में भी इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड इट्स यूनिट इज ओम, यही है ओम, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे। हम लोग जब ओम्स लॉ में आएंगे तो मैं जॉर्ज साइमन ओम का फोटो भी दिखाऊंगा और उनके बारे में भी बताऊंगा। इट इज अनदर यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि आर बराबर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे वी बाई आई, वी बाई, यस, तो वोल्टेज बाई एम्पियर होगा जी। यस, वोल्टेज बाई एम्पियर। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिगजैग पाथ देते हैं। क्या देते हैं? यस, जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। जैसे हम लोग रोड में चलते हैं तो जिगजैग में आप जिगजैग पाथ रहता है तो आप इंडिकेट हो जाता है अब मेरा गाड़ी धीरे धीरे चलेगा, रुकावट होगी मेरी गाड़ी के चलने में, ठीक है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने इसी तरह का पाथ बना लिया। करेक्ट?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रेसिस्टेंस। हमें एक लड़के ने पूछा, चलिए सर रेसिस्टेंस कैसा दिखता है बताइए, कहाँ होता है रेसिस्टेंस? तो मैं बोला देखो पंखा लगा है, देखो लाइट लगा है, देखो कैमरा लगा है, देखो बोर्ड लगा है। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं सभी में रेसिस्टेंस पाए जाते हैं, सभी में। जैसे एक बल्ब खरीदने गए, ठीक, दुकान में एक बल्ब खरीदने गए, ध्यान से सुनिएगा, एक बल्ब खरीदने गए बच्चा, दुकान में हम बल्ब खरीदने गए, बल्ब खरीदे, तो बल्ब दुकान में जाओगे खरीदोगे, बल्ब दीजिए बोलेगा, दे देगा क्या? आज जाना दुकान में, बोले बल्ब दीजिए, तो दुकान वाला क्या पूछेगा जानते हो? कितना वाट का चाहिए? यस करेक्ट, ठीक। तो आप बोलेगा नहीं हमें 10 वाट का दे दो, कितना वाट का? दे देगा, ठीक है। लेकिन 10 वाट बोलने से दे तो दिया, लेकिन पहले इसके बारे में ये भी जानिए कि 10 वाट के बाद आगे बात, ये 220 वोल्ट इसमें पहले से लिखा रहता है, कितना? ठीक, तो इतना चीज तो मेंशन रहेगा, 220 वोल्ट घर में यूज होता है, इसलिए 220 वोल्ट का ही बल्ब है और 10 वाट का बल्ब है। तो यहाँ पर वाट पावर का यूनिट होता है, किसका? इसी यूनिट के सबसे अंतिम में पावर पढ़ाएंगे, वहां पर एक फॉर्मूला मिलेगा और ये वोल्टेज का मान है। और P बराबर हम लोग एक फॉर्मूला आगे चल के पढ़ेंगे VI। हालांकि ये सब पढ़ चुके हैं आप 10 क्लास में, इसलिए मैं यूज कर ले रहा हूं समझाने के पर्पज से, लेकिन हमें इस सिलेबस में आगे चल के इनको डिफाइन भी करना है, पावर को डिफाइन करना है, एनर्जी को डिफाइन करना है, इसलिए आप घबराए नहीं, आगे मिलेगा। लेकिन फिलहाल जानते हैं इसलिए मैं शब्दों का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। P बराबर VI, P बराबर, अब बताओ पावर दिया है, वोल्टेज दिया, धारा नहीं निकल जाएगा? अरे हाँ जी, अरे यहाँ से करंट बराबर अगर हम निकालते हैं तो करंट बराबर कितना हो जाएगा? P बाई V। पावर का मान कितना है? 10। अब वोल्टेज का मान 220, तो कितना हो जाएगा? 10 बटा 220। अरे हाँ कि ना? यस, करंट निकल गया। क्या निकल गया? बहुत अच्छा बच्चा है तुम लोग। सर पढ़ा रहे हैं आप, रेसिस्टेंस पहुंच जाते हैं पावर वोल्टेज करंट पे। अरे रेसिस्टेंस ही निकाल रहे थे, रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला दिए थे V बाई I। अरे हाँ या ना? V बाई V का मान कितना है? V फुट देंगे, हाँ ठीक से बोलो, 220 बटा करंट का मान 1 बटा 22, यहाँ 22 ऊपर चल जाएगा, इतना मेरे पास रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, इतना ओम का। करेक्ट। कहना क्या चाहे कि जो बल्ब मैंने खरीदा उस बल्ब का रेसिस्टेंस 220 गुना 22, ठीक है, 220 गुना 22, ठीक है, 220 गुना 22, जितना गुना करके आएगा उतना ओम आपका उसका रेसिस्टेंस होगा। मतलब दुनिया के हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में रेसिस्टेंस होता है। क्या बात पता चला? हर एक, पीछे कूलर लगा है, ठीक है, ये पंखा लगा है, ठीक है, ये कैमरा लगा है, ये बोर्ड लगा है, जितना भी चीज लगा है सभी में आपका क्या होगा? रेसिस्टेंस पाया जाता है। ठीक, ये तो हो गया रेसिस्टेंस हम लोगों को पाया जाने वाला डिवाइस। इसमें रेसिस्टेंस के अलावा और भी चीजें होती हैं। एक मार्केट में कार्बन रेसिस्टेंस होगा जो सिलेबस में है, क्या वो एकदम एग्जैक्ट रेसिस्टेंस ही होता है। आगे चल के बताएंगे कि ये रेसिस्टेंस है और वो रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, क्या एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करता है, रोकता है, नहीं रोकता है, एक रोकता है, तो दोनों सेम काम करता है, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग जगहों पे यूज भी होता है। फिलहाल उस टॉपिक पे आएंगे तो बात जिक्र करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस के बारे में, कहां कहां रेसिस्टेंस होता है तो आप देख लिए, कहां कहां रेसिस्टेंस होता है आपको पता चल गया। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा आएगा, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या? कॉम्बिनेशन। रेसिस्टेंस आप पढ़ लिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जितना तक देखे इतना है, 18 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस देखेंगे।